नमस्कार। इससे पहले जो अपनी कक्षा हुई थी उसमें हमने चर्चा की थी लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत के ऊपर, और अभिजन सिद्धांत के तहत हमने पैरेटो किया, विल्फ्रेड पैरेटो, और उसका अदला बदली का सिद्धांत किया, सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ इलिट्स। फिर गितानो मोस का किया। फिर जर्मनी का समाजशास्त्री था रॉबर्ट मिचेल्स, उसका अल्पतंत्र का लो नियम किया, आयरन थ्योरी ऑफ ओलिगार्की या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। फिर वाई गोसेट किया स्पेन का। अब हम उन अभिजनवादियों की चर्चा करेंगे जो अभिजनवादी यूएस के हैं, इनमें अधिकांश अर्थशास्त्री हैं, और जो लोकतंत्र के विरोधी नहीं बल्कि लोकतंत्र के समर्थक हैं। ये लोकतंत्र को संभव मानते हैं लेकिन किसी और रूप में। जहां परंपरागत अभिजनवादी जो भी पश्चिम यूरोप वाले किए थे, ये तो लोकतंत्र के विरोधी हैं। ये कहते लोकतंत्र सिर्फ एक ढकोसला है, कोई आवश्यक और अच्छी शासन पद्धति ये नहीं है। अभी जो अपने बहुलवादी अभिजनवादी करेंगे जो अमेरिका के हैं, ये कहते हैं लोकतंत्र आवश्यक है। लोकतंत्र में बहुत सारे समूह होते हैं, लोकतंत्र में जनता के वोट भी होते हैं, लेकिन ये अलग रूप में कामयाब है। जनता वोटों के द्वारा करती क्या है, एलिट्स का चुनाव करती है, एलिट्स के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो जनता भी जरूरी है, अकेले एलिट्स से काम नहीं चलता। परंपरागत वाले कह रहे थे एलिट्स अकेले काम चला लेते हैं, ये कहते नहीं, लोकतंत्र में जनता बड़ी महत्वपूर्ण होती है ताकि एलिट्स का चुनाव करे और एलिट्स की शक्तियों पे नियंत्रण रखे। अगर एलिट्स ज्यादा 3-5 कर रहे हैं तो 5 साल बाद उनको बदलाव कर दे, इसलिए जनता भी जरूरी है। तो ये लोकतंत्र के समर्थक हैं अभी जो अपन करेंगे। इनको हम आधुनिक या बहुलवादी अभिजनवादी बोलते हैं। अब इसमें बहुलवादी का तात्पर्य वही है कि अभिजन होते तो बहुत सारे हैं जनता के सामने, लेकिन जीतते कुछ ही हैं। बहुलवादी अभिजनवादी ये है कौन कौन, इनकी चर्चा कर लेते हैं, कोई लंबी चौड़ी चर्चा नहीं इनकी। बहुलवादी अभिजनवादी सबसे फेमस है शुम्पीटर। शुम्पीटर की पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। हमने कल भी चर्चा की थी। एंड डेमोक्रेसी। शुम्पीटर का जो लोकतंत्र है वो बाजार व्यवस्थावादी है। ये कहता है लोकतंत्र आम आदमी का नहीं होता बल्कि लोकतंत्र होता है राजनेताओं का। इसका मतलब इलीट्स का, राजनेताओं का लोकतंत्र। लोकतंत्र काम करता है बाजार की तरह। इसकी अपन कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बाजार की तरह लोकतंत्र में काम कैसे होता है। कि लोकतंत्र कुछ नहीं है, मूलतः है चुनाव करने की एक प्रणाली है। एलिट्स को चुनने का एक तरीका है लोकतंत्र। बस ये है कि आपके लिए कुछ लोग निर्णय करते हैं, वो निर्णय करने वाले हैं, उनका चुनाव आप करते हैं। तो जो आप निर्णायक चुनते हैं वो होते तो एलिट्स ही हैं, लेकिन उन एलिट्स का निर्णय कौन करते हैं, निर्धारण हम करते हैं कि इन 4 सालों में हमारे ये एलिट्स हमारे लिए निर्णय करेंगे और अगले 4 साल में ये करेंगे। ये शुम्पीटर चूंकि अमेरिका की ऐसी चर्चाएं करेगा। तो लोकतंत्र एक चुनाव प्रणाली है, और इस चुनाव प्रणाली वैसी है जैसे क्या होता है, बाजार होता है। लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। ये कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोकतंत्र में लोगों का विकास होता है, उनमें सद्गुणों का विकास होता है, उनकी सक्रियता आती है, उनका माइंड ओपन होता है थोड़ा सा, वो बहुत नई नई चीजें सीखते हैं। वो बोला ऐसा भी नहीं है। लोकतंत्र एक बाजार है,
बाजार में जो भी जितनी भी गतिविधियां होती है वो सारी गतिविधियां किस पे आधारित होती है? सब हित पे आधारित होती है। वहां एक व्यापारी होगा और एक खरीदार होगा, दोनों किसका हित देखेंगे? अपना अपना हित देखेंगे। व्यापारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की कोशिश करेगा और उपभोक्ता कम से कम कीमत पे अच्छे से अच्छा माल लेने की कोशिश करेगा। बाजार में यही होता है। फिर बाजार में एक व्यापारी होता है, उसके पास बेचने के लिए वस्तुएं होती है और उपभोक्ता के पास खरीदने के लिए मुद्रा होती है। अब चुनावों का भी बाजार लगता है। इस चुनावों के बाजार में जो व्यापारी होते हैं वो इलीट्स होते हैं, यानी नेता होते हैं। आम जनता होती है वो उपभोक्ता होती है, वो खरीदार होते हैं, और बेचने वाले होते हैं नेता। अब नेताओं के पास बेचने के लिए वस्तुएं नहीं होती बल्कि नीतियां होती है, वादे होते हैं, निर्णय होते हैं, भावी आश्वासन होते हैं देने के लिए, और जनता के पास खरीदने के लिए वोट होते हैं। फिर ये प्रतियोगिता करते हैं चीजों को बेचने के लिए। कोई कहता है मेरी नीतियां ले लो, ये अच्छी हैं, कोई कहता है मेरे आश्वासन ज्यादा अच्छे हैं, वो ले लो। जनता भावुक नहीं होती। जनता उन्हीं नीतियों और नेताओं को पसंद करती है जो उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा करते हैं। तो वो वोटर भी वोट डालते वक्त किस में निर्णय करता है? स्वहित में। हम कहते हैं कि वो जाति से प्रभावित हो गया, हम कहते हैं धर्म से प्रभावित हो गया, नहीं, वो भी उसके हित थे। तो ऐसे करके, और लोकतंत्र क्या है? एक बाजार व्यवस्था है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बाजार व्यवस्था में जब भी कीमतें वगैरह निर्धारित होती है तो लठ बजा के नहीं होती, बल्कि आपस की मांग और पूर्ति की शक्तियां करती है। तो लोकतंत्र में जब चीजों के निर्णय किए जाते हैं, कोई चीज लागू की जाती है, नीतियां बनती, तो लठ बजा के नहीं होती, बल्कि ये जो विभिन्न समूह होते हैं जो चुनाव में भागीदारी करते हैं, ये आपस में बैलेंस बनाकर रखते हैं। ऐसा ही होता है लोकतंत्र में। बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियां होती है, यहां विभिन्न समूह हैं, वो ये काम करते रहते हैं। जनता के लिए ये नेता नीतियां बनाते हैं। जब ये इनका चुनाव कर लिया जाता है तो साम्य अवस्था रहती है, यहां झंझट ज्यादा नहीं होता, झगड़े नहीं होते। जब नीतियां बनती है तो सिर फुटोल नहीं होती, तलवारें नहीं चलती, बल्कि पता है कि प्रतियोगिता हुई थी और कुछ लोग जीत गए, अब वो क्या करेंगे? निर्णय करेंगे। बाकी 4 साल तक चुप रहते हैं, और जो जीत गए हैं वो क्या करते रहते हैं? निर्णय करते रहते हैं। समाज में शांति रहती है। फिर 4 साल बाद दूसरे आ जाते हैं, वो निर्णय करते रहते हैं। तो समाज में ना क्रांति नहीं होती बल्कि शांति सी बनी रहती है। ऐसे मॉडल को सीबी मैकफर्सन कैसा मॉडल बोलता है? साम्य अवस्थावादी मॉडल बोलता है। साम्य अवस्थावादी मॉडल बोलता है। इक्विलिब्रियम बना रहता है, शांति सी बनी रहती है, कोई रेडिकल चेंज नहीं होते। एलिट्स आते रहते हैं, आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं, कुछ एलिट्स जीतते रहते हैं और निर्णय करते रहते हैं। जनता आक्रोशित नहीं होती क्योंकि कितने साल तक इंतजार करती रहती है? 4 साल में अपना गुस्सा फिर वो ढोलकी के अंदर पैक कर देती है वोट के रूप में। फिर नए एलिट्स आ जाते हैं और निर्णय करते रहते हैं, और समाज में साम्य अवस्था, कोई सिर फुटोवल नहीं होता। इस बार थोड़ी सी गड़बड़ की थी किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने संसद, इस पे राष्ट्रपति भवन पे क्या करवा दिया था? वो हमला करवा दिया था। बाकी चीजें शांति से चलती रहती है। तो लोकतंत्र में ना सारी व्यवस्थाएं बदल जाती है, फट से सरकार बदल जाती है, लेकिन कोई क्रांति नहीं होती। लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है कि साम्य अवस्था आ जाती है बहुत जल्दी। कोई चीज अनबैलेंस्ड होती है, गुस्सा आता है, लोग आक्रोशित होते हैं, थोड़े समय बाद चुनाव आ जाते हैं, लोगों का गुस्सा चुनाव में प्रकट हो जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है और समाज में शांति आ जाती है। यही होता है। ये कौन कह रहा है? शुम्पीटर कह रहा है। ऐसी ही बातें एंथनी डाउन्स कह रहा है। एंथनी डाउन्स की पुस्तक हमने देखी थी, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का, ये तो बहुत ही ज्यादा पूछते हैं, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत कहता क्या है? ये बोला कि बिल्कुल ही शुम्पीटर ने सही कह के गया। ऐसा ही होता है। बाजार में क्या होता है? बाजार में व्यापारी आता है, वो रिस्क लेता है।
रिस्क लेके और दुकान खोलता है। कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ व्यापारी पैसे वाले हो जाते हैं। कईयों की दुकानों के शटर लग जाते हैं और कईयों की दुकानें शोरूम बन जाती है। उन्होंने ली क्या थी? रिस्क ली थी। ऐसे ही नेतागिरी का बाजार लगता है। नेता अपनी मेहनत लगाता है, योग्यता लगाता है, घर से पैसा लगाता है। कई नेता जीत जाते हैं तो जो पैसा लगाया था उसके बदले में वो सत्ता का क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। जो हार गए वो घर पे आंसू बहाते रहते हैं। बाजार में भी ऐसा होता है, पैसा लगाओ, अगर सही जगह लग गया तो लाभ होगा और गलत जगह लग गया तो हानि होगी। रिस्क तो लेनी पड़ेगी। ऐसे रिस्क नेता लेते हैं। नेता रिस्क लेते हैं चुनाव के रूप में। आपने देखा होगा कईयों के घर बिक जाते हैं और कई जीत जाते हैं, वो घर बना भी लेते हैं। तो कौन कहता है कि हम यहां देश सेवा के लिए या भारत माता के लिए जान दे देंगे? है कुछ नहीं है। कुल है कि सत्ता में आएंगे, रिस्क ली है, सत्ता में आ गए तो रिस्क की भरपाई करेंगे, सत्ता का क्या लेंगे? आनंद लेंगे। कोई संसार का कोना ऐसा नहीं छोड़ेगा जो देखा नहीं है। हाँ, तो फिर आगे कहते हैं वो देश बताओ, वो जगह बताओ जहां मैं गया नहीं हूं। तो एक ताऊ बोले, बेटा सास रह कर गई हो तू? एंथनी डाउस, विदेश तो कोई जइया है, दुख घटा हुआ है, सास रे जानो सारों दुख हुआ है। अब क्या कोई सास रे की है तो थे उड़ जाओ कई है ही को नहीं, सच हो गया बहुत ही दुख हुआ है। मन पूछो नहीं। एंथनी डाउस। ऐसी चर्चाएं कौन करता है? रॉबर्ट डेल। रॉबर्ट डेल वाली वो वाली चर्चा नहीं करेंगे अपन। अब हो गई पोली हार की, बहुत सारे होते हैं, प्रतियोगिता होती है जैसे बाजार में होती है वैसे यहां भी प्रतियोगिता होती है। कुछ समूह जीत जाते हैं और राज करते हैं और फायदा उठाते हैं, सत्ता का लाभ उठाते हैं। ऐसा ही एक व्यक्ति है मेनहाइम। रॉबर्ट डेल की पुस्तकें याद है, हु गवर्नेंस। हु गवर्नेंस में ना एक ये छोटी एक शब्दावली यूज करता है, पॉलिटिकल स्टार्टम या छोटी राजनीतिक परत। ये शब्दावली आती है ऐसी छोटी लोकतंत्र। हु गवर्नेंस में कौन सा थिंकर है वो छोटी राजनीतिक परत की चर्चा करता है। छोटी राजनीतिक परत। छोटी राजनीतिक परत का तात्पर्य है कि लोकतंत्र में ना सारे लोग सक्रिय नहीं होते। हम कहते हैं कि जनता का शासन होता है, जनता सोई रहती है, कुछ ही लोग क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो इसको वो कौन सी परत बोलता है? छोटी। और जो सक्रिय रहेगा ना, जो फिरेगा, अपन कहते हैं जो फिरेगा वो चरेगा। तो जकब बोल रहा है मेरे को बोरिया बिक जाए, अरे नाम बोल रहा है मेरे को सोना ही कौन बिका है। तो जो बोलते रहते हैं, जो सक्रिय रहते हैं, उनकी तो नेतागिरी चमक जाती है, बाकी की नेतागिरी नहीं चमकती। तो हमेशा ही ना राजनीति में कुछ ही लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वो सक्रिय रहते हैं, वो आलसी नहीं होते। इसलिए राजनीति में क्या पाई जाती है? छोटी राजनीतिक परत पाई जाती है। तो इलीट्स पाए जाते हैं इसलिए राजनीति में, क्योंकि जनता आम आदमी होता है वो निष्क्रिय होता है। वही बात पीछे वाली जो बातें कर रहे थे अपन मिचेल्स वाली। मेनहाइम, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। इसकी कोई महत्वपूर्ण कोई थ्योरी नहीं है, इसकी पुस्तक आप याद चाहें तो कर ले। अब इसको हटाना पड़ेगा। रॉबर्ट डेल की तो होगी छोटी राजनीतिक परत, मेनहाइम का करते हैं। मेनहाइम का पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। मेनहाइम कहता है कि लोकतंत्र में हालांकि जनता की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन जनता क्या करती है, जो समय समय पे चुनाव होते हैं ना, उनके द्वारा राजनेताओं पे क्या रखती है? एलिट्स के ऊपर नियंत्रण रखती है। राज तो एलिट्स करेंगे, जनता उस पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। इतना ही काम होता है जनता का। ये मेनहाइम कह रहा है। एक व्यक्ति हो रहा है सार्टोरी, ये इटली का, ये भी सार्टोरी शायद इटली का ही है, चलो छोड़ देते हैं कहां का। सार्टोरी की पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब ये पुस्तक याद रखनी जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक थ्योरी दो लोगों की पुस्तक है। एक सीबी
मैकफिर्सन की है, एक सार्टोरी की है। सीबी मैकफिर्सन की पुस्तक का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी ऐसे इन रिट्राइवल। रिट्राइवल होता है पुनरुत्थान। डेमोक्रेटिक थ्योरी, लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक थ्योरी में लोकतंत्र का सिद्धांत, उसका पुनरुत्थान, लोकतंत्र के सिद्धांत का पुनरुत्थान, ये तो है सीबी मैकफिर्सन की पुस्तक। और सार्टोरी की सीधी है डेमोक्रेटिक थ्योरी, लोकतंत्र का सिद्धांत या लोकतांत्रिक सिद्धांत, सार्टोरी की। सार्टोरी कहता है कि जो इलीट्स होते हैं ना, ये थोड़े से होते हैं, माइनॉरिटीज में होते हैं। अब ये इसकी सबसे फेमस वाक्य, वो एक वाक्य याद रखना इसका, सार्टोरी का। ये बहुत अच्छी तरह से अपने को तब करेंगे जब पॉलिटिकल पार्टीज करनी पड़ेंगे। आप इसका इतना याद रखना कि लोकतंत्र को ना खतरा इलीट से नहीं होता, खतरा तब हो जाता है जब इलीट से नहीं होते। जब इलीट्स नहीं होते ना तो भीड़ होती है, और भीड़ कभी व्यवस्था नहीं फैलाती बल्कि अव्यवस्था फैलाती है। भीड़ कभी कोई निर्णय नहीं करती और भीड़ अराजक होती है। तो इलीट्स व्यवस्था बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, यह कहना है सार्टोरी का। तो बहुलवादी अभिजनवादी हैं, शुम्पीटर है, एंथनी डाउन्स है, मेनहाइम किया, रॉबर्ट डेल किया और सार्टोरी किया। आप इनको ऐसा याद नहीं रखना चाहते, एक एक इनकी पुस्तकें हैं, एक एक इनके वाक्य हैं, उनकी कुछ थ्योरीज है, उनको याद रखना। जैसे पोलियार्की है, छोटी राजनीतिक परत है, इसका संबंध किससे है? रॉबर्ट डेल से। लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत दिया एंथनी डाउन्स ने। लोकतंत्र का बाजारवादी सिद्धांत, अभिजनवादी सिद्धांत या बहुलवादी अभिजनवादी सिद्धांत या कौन सा साम्यवस्थावादी ऑर्डर, ये मेनली किससे संबंधित है? शुम्पीटर से संबंधित है। तो ये हमने कुछ और अभिजनवादी की है। अभी हमारे पास कुछ अभिजनवादी और है, हम उनका ऐसा बंटवारा नहीं करेंगे। हम इसका कोई कतई है ना, इनके हेडिंग याद रखने की कोशिश मत करना, इनको भले ही कईयों को अलग याद कर लेना। हम इनमें से एक करेंगे, वो है लॉसवेल। इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक है, दो पुस्तकें इसकी याद रखना आप। एक पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। लॉसवेल याद आ रहा है? कौन है लॉसवेल? वो एक व्यवहारवादी जो चार्ल्स मेरियम के साथ शिकागो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, वो है लॉसवेल। इसने कहा कि राजनीति विज्ञान क्या है? उपचारात्मक विज्ञान है। इसने कहा कि राजनीति विज्ञान पॉलिसी साइंस है। इसके कई वाक्य हैं, इसके बड़े फेमस है। लॉसवेल ने यह कहा है कि राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है? उपचारात्मक विज्ञान है। राजनीति विज्ञान पॉलिसी का बोलते हैं, लोक नीति का विज्ञान है। ये छोटी छोटी बातें इसकी, लॉसवेल की। फिर लॉसवेल ने आगे ये भी लिखा, ये पुस्तक लिखी, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसने एक और जोरदार की पुस्तक लिखी जो इसकी अभी चर्चा कर रहे हैं, वर्ल्ड रिवोल्यूशनरी इलीट्स, संसार में क्रांति करने वाले इलीट्स। कोई कुछ कहना है क्या? है क्या हुआ? अरे मिल नहीं रहा, लिख लो ना। तो हाँ, लॉसवेल नहीं मिला तो लिख लो। अब दोबारा करवाऊं क्या? दोबारा करवा देता हूं। लॉसवेल को हम, लॉसवेल बहुत बड़ा व्यवहारवादी है। नंबर एक तो ये बहुत बड़ा व्यवहारवादी है, शिकागो विश्वविद्यालय का है। चार्ल्स मेरियम के साथ जो शुरुआती जो थे उनमें है ये, डेविड से तो बहुत पहले का ये। एक दूसरा, ग्राहम वालास से बहुत प्रभावित है। ग्राहम वालास ने एक पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन नेचर इन, याद आ रही है ना? वहां चलो दोबारा व्यवहारवाद के पास। उससे उसने क्या किया था? मनोविज्ञान घुसाया था राजनीति विज्ञान के अंदर, ग्राहम वालास ने घुसाया था। आर्थर बेंटले ने समाजशास्त्र घुसाया था, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिख के। उसी मनोविज्ञान का आगे राजनीति विज्ञान में प्रयोग कौन करता है? लॉसवेल। लॉसवेल कहता है राजनीति विज्ञान कैसा विज्ञान है?
उपसंहार था, चीजों का उपसार करती है, ये जो समस्या है उनका समाधान करती है। ये लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी है, राजनीति विज्ञान पॉलिसी विज्ञान है। इतना ही है, इंग्लिश में कर लो, राजनीति विज्ञान पॉलिसी विज्ञान है, ये लॉसवेल ने कहा। फिर इसने पुस्तक लिखी हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। हु गेट्स कौन प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है। ये शक्ति का चक्कर है, ये शक्ति के ऊपर लिखी हुई है कि शक्ति किसको कैसे मिलती है। फिर आई इसकी पुस्तक वर्ल्ड रिवोल्यूशनरी इलीट्स, संसार के रिवोल्यूशन करने वाले इलीट्स, संसार के क्रांतिकारी अभिजन। ये छोटी सी एक मुद्दा है। ये कहता है संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई ना वो किसने की है, इलीट्स ने की है। आम आदमी कभी कोई क्रांति नहीं करता, आम आदमी सिर्फ इलीट्स का क्या करता है, पीछा करता है। अपन ये कहें कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो एक जन विद्रोह था। कोई जन विद्रोह कभी भी नहीं होता। 1917 की क्रांति कोई जन क्रांति नहीं थी। चीन की क्रांति भी कोई जन क्रांति नहीं थी, बल्कि जितने भी रिवॉल्यूशन होते हैं ना उनके मूल में कौन होता है, इलीट्स होते हैं। चीन की क्रांति में माओ जैसे इलीट्स ने करवाई थी, बोल्शेविक क्रांति लेनिन जैसे इलीट्स ने करवाई थी। तो क्रांतियों के पीछे मूलतः कौन होते हैं, इलीट्स होते हैं। ये किसका कहना है, लॉसवेल का। तो क्रांति और इलीट्स का आपसी संबंध किसने बताया है, लॉसवेल ने बताया। लॉसवेल ने एक बड़ी और जोरदार बात बताई है। उसने ना उदाहरण दिया, जैसे वो परिसंचरण किया था ना, वो कहता है ये ना एक पानी का वो टब है, इसमें एक संतरा तैरा, ये संतरे की वो है फांके, तो जो अंदर डूबी हुई है वो नॉन गवर्निंग होते हैं, इंग्लिश की चलती नहीं है, और जो बाहर होते हैं वो सत्ता का फायदा उठाते हैं, वाह लेते रहते हैं, माहौल बढ़ाते रहते हैं। तो जैसे उसने परिसंचरण बताया था ना, इसने भी परिसंचरण बताया, लेकिन किसके द्वारा बताया है, इस संतरे के द्वारा। ये संतरा पानी में घूमता रहता है, इसका मतलब इलीट्स बदलते रहते हैं। ऐसा उदाहरण दे के इसने इलीट्स की थ्योरी समझाई है, वो है लॉसवेल। अब आगे चलते हैं और एक बहुत ही जोरदार व्यक्ति करते हैं, सी राइट मिल्स। इसको तो आपको याद रखना होगा। आप इसमें से एक व्यक्ति को भूल सकते हो, किसको, इसको मत भूलना, सी राइट मिल्स को। इसका तो इतना ही पूछते हैं, पावर इलीट्स, इतना ही लिखा आएगा बस। एक तो ये याद रख लो, पावर इलीट्स की पावर किसके पास होती है। आप हिंदी इसकी याद करो तो इसकी हिंदी होती है शक्ति अभिजन। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ये 3 या 4 लाइन है जो ज्यादा पूछी जाती है। परिसंचरण अभिजनों का 1, अल्पतंत्र का लो नियम 2, और तीसरे नंबर पे ये पूछा जाता है शक्ति अभिजन, पावर इलीट्स। किसकी है, सी राइट। सी राइट मिल्स यूएसए का है। इसने ये पुस्तक लिखी थी, पावर इलीट्स। ये ना बड़ी जोरदार बात कहता है। ये कहता है कि जो उच्च वर्गीय संस्थाएं होती है ना, उच्च वर्गीय लोगों की, यानी इलीट्स की जो संस्थाएं होती है, उच्च वर्ग के लोगों की संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं में आपस में गठजोड़ करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें गठजोड़ होता है आपस में। अपने यहां एक कमेटी बैठी थी, बोहरा समिति, याद आ रहा है। बोहरा समिति इसलिए बिठाई गई थी कि यह पता करो कि जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं, 1993 के आसपास की बात है। ये बोहरा था, ये गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी था, उसके नेतृत्व में उठाई गई थी। वो बोला अकेला राजनीति है ना, इसका अपराधीकरण नहीं हो रहा। हमने देखा था बीच में बहुत सारे गुंडे नेता बन गए थे। तो इन्होंने कहा कि यहां एक ना गठजोड़ पाया जाता है, किस किस के मध्य है, नौकरशाही, नेता और गुंडों के मध्य है। 3 लोगों में गठजोड़ पाया जाता है, नौकरशाह, गुंडे और
नेता। ये तीन लोग है ना, ये आपस में एक मिलके सर्किल बनाते हैं। नेता को वोट चाहिए, नेता को वोट चाहिए तो किसको बोलता है? गुंडे को। फिर गुंडा क्या करता है? जब उसको वोट दिलाता है, नेता बन जाता है, तो गुंडा फिर उससे कहता है कि बता भाई, तेरे को वोट दिए थे, मुझे छुड़वा तू। तो अपराधियों को वो नेता छुड़वाता है। छुड़वाने के लिए वो किसको कहता है? एसपी को और कलेक्टर को कहता है। फिर एसपी कलेक्टर को कहता है कि इसको छोड़ तो देंगे गुंडे को, लेकिन हमारा फलां जगह क्या कर दे, तू ट्रांसफर कर दे। तो एक गठजोड़ तैयार हुआ इस देश के अंदर, बोरा बोला। किस किस का? नेताओं का, नौकरशाहों का और गुंडों का। ये कहता है कि ये जो उच्च वर्गीय लोग होते हैं ना, ये इनमें आपस में गठजोड़ पाया जाता है। ये बोला अमेरिका के लोग कहते हैं हमारे यहां लोकतंत्र है, जबकि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र जनता के लिए, कितनी अच्छी बात कह के गया था अब्राहम लिंकन। ये बोला बिल्कुल नहीं होता, ये अभिजनों का होता है, अभिजनों के लिए होता है। यहां जितने भी निर्णय किए जाते हैं वो कभी भी जनता के पक्ष में नहीं होते। निर्णय अभिजन करते हैं और अभिजनों के पक्ष में करते हैं। आम जनता के लिए, कल्याण के लिए कोई निर्णय नहीं होते। तो ये कहता है मेरे देश में कौन कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने आपस में गठजोड़ करके और पूरे देश की निर्णय प्रणाली के ऊपर कब्जा कर लिया है। सारे कानून वानून हर काम वही करते हैं। वो बोलते हैं ऐसे तीन वर्ग हैं। ऐसे वर्गों में एक वर्ग है नेता, ऐसे वर्गों में एक वर्ग है उद्योगपति, और ऐसे वर्गों में एक वर्ग है सेना। देखिए वहां एक अजीब ही गठजोड़ पाया जाता है, नेता, उद्योगपति और सेना में। ये उद्योगपति जब मंदी के शिकार होते हैं, नहीं चले चुनाव में चलते हैं, जब नेता चुनाव लड़ता है तो ये उद्योगपति नेता को पैसा देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए चंदा देते हैं, तो नेता चुनाव जीत जाता है। इन उद्योगपतियों के जब कभी मंदी आती है तो ये फिर नेता से कहते हैं कि नेताजी मंदी आ गई, अगली बार फिर चुनाव है, पैसा कहां से देंगे? तो ये कहते हैं कोई व्यवस्था करते हैं। तो ये सेना के अधिकारियों को बुलाते हैं कि यार कोई जुगाड़ करो रे, कोई युद्ध वाद का। तो ये कहते हैं करो प्रमोशन, युद्ध शुरू कर देंगे। कि बताओ किस पे? कि चलो इस बार इराक को देखते हैं। कि ठीक है। सेना क्या करती है? युद्ध की तैयारी शुरू करती है। सेना युद्ध की फिर माहौल बनाया जाता है मीडिया में, देश पे संकट है, संसार में लोकतंत्र का संकट आ गया है, अमेरिका ही इस संकट से बचा सकता है, इराक में भारी नरसंहार होगा, वहां सद्दाम हुसैन ने परमाणु बम बना लिया है और वो सीधे अमेरिका पे छोड़ेगा, चाहे इराक के पास खाने को रोटी नहीं हो जाए। ऐसा करके मीडिया में ये नेता और ये सारे उद्योगपति पैसा देके क्या बनाते हैं? माहौल। सेना तैयार हो जाती है। अब उद्योगपतियों को क्या फायदा होगा सेना तैयार होने से? दरअसल अमेरिका में जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वो वार इंडस्ट्री है। वहां हथियारों का काम सबसे बड़ा काम है। तो वो क्या करते हैं, सेना लड़ेगी तो उसको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। तो फिर देश क्या खरीदता है सेना के लिए? हथियार की। चलो इराक पे हमला करते हैं, इसलिए क्या खरीदें? हथियार। आपके गुरुजी ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? नेताओं को देश से कोई मतलब है नहीं है। नेताओं को तो किसको फायदा पहुंचाना है? सेना को भी देश से मतलब नहीं, उसको किसको फायदा? बात माननी है नेता की। तो ये सारे युद्ध में झोंक देते हैं ये देश को। जैसे युद्ध में झोंकते हैं, युद्ध शुरू होता है, वैसे ही वार इंडस्ट्री में तेजी आ जाती है। और अमेरिका में जब वार इंडस्ट्री में तेजी आती है ना, तो लोहे में तेजी आती है। फिर लोहे में जब तेजी आती है तो कोयले में तेजी आती है। कोयले में तेजी आती है तो फिर डीजल पेट्रोल की डिमांड बढ़ती है। ऐसे करके हर चीज की क्या खड़ी हो जाती है? डिमांड। अब पैसा खर्च किसका हुआ? जनता का। और मजे कौन ले गए? ये तीनों ले गए। तो ये है इनके पास है शक्ति अमेरिका में। तो इसको क्या बोलते हैं? शक्ति अभिजन, पावर इलिट्स बोलते हैं इनको। तो एक राष्ट्रपति रह चुका है वहां का, आइजनहोवर। ये बहुत ही फेमस राष्ट्रपति है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तब तो इसका नाम याद हो जाएगा, आइजनहोवर। आइजनहोवर बोला कि बात तो कुछ ऐसी है, वो बोला मेरे देश को ना जो चला रहे हैं ना, मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है नहीं है, बल्कि सैन्य औद्योगिक संकुल है, मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। इस देश को मिलिट्री और उद्योगपति मिलकर चलाते हैं। मिलिट्री युद्ध करती है, उद्योगपति उसको माल की सप्लाई करते हैं। जनता को जरूरत नहीं होती, फिर भी वियतनाम युद्ध छेड़ दिया जाता है। तो आइजनहोवर कह रहा है, अपना नाम हटा गया ना, देखो कितना होशियार है। ये तो कह रहा है तीन है, नेता, उद्योगपति और सेना। ये कह रहा है दो है। राष्ट्रपति खुद कह रहा है इस देश को कौन चला रहे हैं? मैं नहीं चला रहा। कह इस देश को सेना और ये हमें चलाते हैं। कह तो ये कहता है कि इस देश को एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स चला रहा है। वो है सैन्य
औद्योगिक संकुल, सैन्य मिलिट्री इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स, सैन्य औद्योगिक संकुल। अब क्वेश्चन क्या आते हैं यहां से, ये 2-3 लाइनों में से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा शक्ति अभियान मिलान करो किसके साथ, सी राइट, इतना ही लिखाएगा, इससे ज्यादा लिखा नहीं, इसकी पुस्तक का नाम है। दूसरा ये लिखाएगा कि ये बताओ कि ये जो सी राइट मिल्स ने शक्ति अभियान का जो विचार दिया है कि शक्ति अभियान के पास होती है, आम आदमी के पास है, ये कौन से देश का है? ये सिद्धांत निकला किस देश से है? यूएसए से निकला है। वेरी गुड। तो दूसरा क्वेश्चन इस देश को लेके आता है कि ये दरअसल पावर रिलीज थ्योरी है, ये कौन से देश के ऊपर निर्भर है? यूएसए के निर्भर है। अल्पतंत्र का लो नियम कहां से निकला है? जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से। वही कौन सी शासन व्यवस्था से निकला है शक्ति अभियान का विचार? यूएसए की शासन व्यवस्था से। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। फिर ये कहता है शक्ति अभियान है, उसमें 3 वर्ग हैं, वो तीनों वर्ग याद रखने पड़ेंगे। आप गुंडे याद मत कर लेना, गुंडों की चर्चा किस संदर्भ में थी? वो भारत के संदर्भ में थी। आप यहां याद रखेंगे नेता, उद्योगपति और सेना। फिर आइजनहोवर कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं है, बल्कि मेरा देश कैसा है, हाँ इनका संकुल है, इंडस्ट्री मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। ये शब्द भी बहुत ही पूछा जाता है। इसका संदर्भ किससे? आइजनहोवर से। ये बहुत पूछे जाने वाला शब्द है, सैन्य औद्योगिक संकुल। अब हमने 2 और किए, लॉसवेल किया और सी राइट मिल्स किया। अभी अपने पास छोटे छोटे 2 विचारक बचे हैं। एक विचारक तो आपने पहले कई बार कर रखा है, वो युगोस्लाविया का है, मिलोवान जिलास। इसकी फेमस पुस्तक है न्यू क्लास। अब आप फंसोगे कहां, मैं बताता हूं। आप यहां आपको मिलान करना आएगा कि मिलाओ नया वर्ग। आपने कहा ये नया वर्ग क्या चीज है? नया वर्ग आप देखना कई बार पुस्तकों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन वहां पुस्तक नाम नहीं लिखा होता। ये नहीं लिखा पुस्तकों को मिलाओ, ये लिखा शब्दावली मिलाओ, तो वहां क्या लिखा होगा? न्यू क्लास। इसकी हिंदी क्या होती है? नया वर्ग। अब ये तो शब्दावली सुनी नहीं आती, ये पुस्तक है। पुस्तक याद करते आपको याद आ जाए किसकी है? मिलोवान जिलास की है। मिलोवान जिलास ने यूएसएसआर का संदर्भ लिया। एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बताओ कहां का? यूएसएसआर का संदर्भ लिया कि यूएसएसआर में साम्यवादियों ने क्रांति की, ये कह के कि हम इसको क्लासलेस सोसाइटी बना देंगे। यही तो है मार्क्सवादी क्रांति, कहती है कि हम पूंजीपतियों को मार के और समाज को कैसा बना देंगे? वर्ग विहीन, क्लासलेस सोसाइटी बोलते हैं इसको, जिसमें कोई क्लास नहीं होगी, कोई वर्ग नहीं होगा, वर्ग विहीन सोसाइटी। तो ये कहता है यूएसएसआर में वर्ग विहीन सोसाइटी के नाम के ऊपर कैसा वर्ग तैयार हो गया? ये वर्ग कौन है? कि इस वर्ग में है साम्यवादी पार्टी के नेता और नौकरशाह। सारी शक्ति इनके पास आ गई है, साम्यवादी पार्टी के नेता और इस पार्टी से जुड़े हुए नौकरशाह, सारी शक्ति इनके पास आ गई है। ये एक नया ही वर्ग तैयार हो गया है। पहले वहां 2 वर्ग मान लेते हैं, एक सामंत और एक किसान, या और आगे बढ़े तो एक उद्योगपति और एक बुर्जुआ, 2 वर्ग थे। अब वहां ऐसा नहीं है कि वहां एक हो गई आम जनता और दूसरी तरफ हो गए साम्यवादी पार्टी के नेता और नौकरशाह। सारी शक्ति किसने हथियार रखी है? इन नेताओं ने और नौकरशाहों ने हथियार रखी है, और आम जनता इनका मुंह देख रही है। तो क्या क्लासलेस सोसाइटी बन गई? क्या नहीं, बल्कि एक नई प्रकार का वर्ग तैयार हो गया। तो इसको कौन सी क्लास बोलता है? न्यू क्लास। अब एक और है, वो है इसका और ही कुछ कहना है। ये कहता है मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन। ये बड़ी मजेदार थ्योरी है, मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन। ये ना बड़े रूप में तो ये कहना चाह रहा है कि व्यवस्था कोई सी हो जाए,
जो राज करते हैं ना, जब से क्या आया है, उद्योगवाद आया है, यानी औद्योगिक क्रांति हुई है, तब से समाज में एक विशिष्ट वर्ग पैदा, एक अभिजन वर्ग पैदा हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं। पूंजीपति कभी भी फैक्ट्री नहीं चलाता, बल्कि फैक्ट्रियों का संचालन कौन करते हैं, मैनेजर करते हैं। तो जो भी क्रांतियां हुई है वो कौन सी रिवॉल्यूशन हो रही है, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि चलो अब यूएसएसआर में देखते हैं क्रांति में क्या हुआ। कि यूएसएसआर में जो क्रांति हुई ना, वो मजदूरों ने की, और ये कह के कि हम पूंजीपतियों को हटा देंगे और उद्योगों का संचालन कौन करेंगे, हम करेंगे। पूंजी का सार्वजनिकरण हो जाएगा और मजदूर अब हर चीज का संचालन करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्रांति के बाद सिर्फ बदला क्या, मैनेजर बदला। पहले जो मैनेजर बैठा हुआ था ना, उसको पूंजीपति ने रखा हुआ था कि तू फैक्ट्री चलाएगा और मजदूरों पे नियंत्रण रखेगा। जब क्रांति हो गई ना, उसके बाद भी फैक्ट्री को कौन चला रहा था, इस बार वो मैनेजर साम्यवादी पार्टी ने रखा। फैक्ट्री को चला कौन रहा है, मैनेजर। मजदूर पहले वहां क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और आज भी मैनेजर के अंडर में क्या कर रहे हैं। तो मजदूरों का राज आया क्या, नहीं आया। वही इलीट्स है, कौन है, मैनेजर है। तो क्रांति कोई सी हो, उद्योगवाद में अगर क्रांति होगी तो कुछ नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्या बदलेंगे, तो ये इसको कौन सी रिवॉल्यूशन बोलते हैं, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। इसकी पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक। तो बर्नहैम कहता है कि अभिजन कौन होते हैं, उद्योगवाद में अभिजन होते हैं मैनेजर। मिलोवान जिलास कहता है कि यूएसएसआर में एक नया अभिजन वर्ग तैयार हुआ है, साम्यवादी पार्टी के नेता और नौकरशाह। सी राइड्स मिल्स बोलता है मेरे देश में अभिजन कितने प्रकार के हैं, 3, नेता है, उद्योगपति है और सेना है। ये ऐसे करके और हमने इलीट्स थ्योरी कंप्लीट कर दी, काय की डेमोक्रेसी। आप 5 मिनट अगर धैर्य बनाए तो हम पूरे को दोहरा देंगे, और आप देखेंगे कि इतनी टिपिकल नहीं थी जितनी हमें लग रही थी। आप आपसी वार्ता ही नहीं करेंगे। मैंने आपको अभिजन करवाया है, और अभिजन में मैंने आपको पुराने और क्या कराए हैं, नए। ऐसे में नहीं करके एक हम कर लेते हैं, जो कौन है, समाजशास्त्री है। इसमें मैंने आपको कितने करवाए, 4, चारों याद है आपके, पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स और वाई गॉसेट। फिर शेर, लोमड़ी, स्टोरिया सब याद है। अल्पतंत्र का लो नियम, मास माइंड थ्योरी, जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और थ्योरी ऑफ मासेस या मास ग्रुप थ्योरी। दूसरे हमने अमेरिका वाले किए, 2-3 तो याद है। एंथनी, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत, शुम्पीटर, रॉबर्ट की पोलियार्की, छोटी राजनीतिक पर्थ, मेनहाइम की पुस्तक आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, और सार्टोरी की डेमोक्रेटिक थ्योरी। फिर मैंने आपको 4 ही और करवाए थे। मिलोवान जिलास तो हम बार बार कर रहे हैं, यूएसएसआर के संदर्भ में न्यू क्लास। फिर हमने बर्नहैम का किया, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन। शक्ति अभिजन किसका किया था, सी राइट मिल्स का। सैन्य औद्योगिक संकुल आइजनहोवर का। तो ये हो गए पूरे, इतने तो थे। तो ये अभिजनवाद सिद्धांत हो गया। कल हम आएंगे तो हम आते ही शुरुआत में करेंगे विमर्शी लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।